आदर्श उस खूनी बारिश की घटना को याद किए अपने घर में बैठा था। बगल में उसकी बीवी नूरा भी बैठी हुई थी। आज 20 साल हो गए उस दर्दनाक हादसे को जिसमें मैंने अपने दोस्त नितिन को गंवाया था, पर आज भी दिमाग और दिल में वो रात साफ साफ याद है। तुम क्यों उस रात को याद करके परेशान होते रहते हो? छोड़ो भी। आज हम कितने दिनों बाद कहीं घूमने जा रहे हैं और तुम हो कि मूड ऑफ किए बैठे हो। सॉरी डार्लिंग, चलो जाते हैं, मैं गाड़ी निकालता हूँ। नहीं, आज तुम गाड़ी नहीं चलाओगे। मैंने नया ड्राइवर रखा है ताकि हम पीछे आराम से बैठ सके। लेकिन तुम्हें वो कहाँ से मिला? कल जब मैं अपने ऑफिस में इंटरव्यू ले रही थी तभी ये वहाँ आया। ऑफिस में जॉब के काबिल तो नहीं था, पर नौकरी के लिए बहुत गिड़गिड़ा रहा था, इसलिए मैंने तरस खाकर इसे अपना ड्राइवर रख लिया। पर क्या उसे गाड़ी चलानी ठीक से आती है? क्योंकि ये गाड़ी बिल्कुल नई है और मैंने भी इसे अब तक नहीं चलाया, और मैं नहीं चाहता कि पहली ही ड्राइव में गाड़ी को या हमें कुछ हो जाए। तुम उसकी चिंता मत करो, कल दिन भर ये मेरे साथ ही था, मेरा ड्राइवर बनकर। मुझ पर भरोसा रखो, हमें और गाड़ी को कुछ नहीं होगा। गाड़ी अच्छी चला लेता है। ठीक है, बुलाओ उसे, हमें निकलना है। उसे बाहर गाड़ी में ही बिठाया है ताकि हमें देर ना हो। नाइस, ये अच्छा किया तुमने। चलो, रात से पहले हमें वहां पहुंचना है। आदर्श और नूरा गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गए और ड्राइवर गाड़ी चलाने लगा। 3-4 घंटे का सफर हो चुका था और पीछे नूरा को नींद आ रही थी। मुझे बहुत नींद आ रही है, थोड़ी देर सो जाती हूँ। घूमने की जिद तुमने की थी और तुम ही सोना चाहती हो। बाहर का नजारा देखो कितना अच्छा है, और हमें पहुंचने में अभी बहुत टाइम है। माहौल का मजा लो। मुझे पता है, मैं ही आना चाहती थी, पर मुझे अब नींद आ रही है। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, लगता है मेरी तबीयत खराब हो रही है। अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा तो हम वापस घर चले, रात से पहले पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं, इतनी भी खराब नहीं है। थोड़ी देर सो जाऊंगी ना तो मुझे अच्छा महसूस होगा। कल सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, आराम करो और सो जाओ। नूरा आदर्श के कंधों पर सिर रखकर सो गई। मंजिल अभी दूर थी और बाहर अंधेरा हो रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद आदर्श को भी बहुत नींद आने लगी। अरे सुनो, मैं भी सो रहा हूँ, हम जब पहुंच जाए तो मुझे उठा देना। जी सर। मुझे ये रास्ता पता है, यहाँ बहुत गड्ढे हैं और बहुत ही पतला रास्ता है ये, इसलिए आराम से और धीमे से चलाना। जी सर। ड्राइवर को समझाने के बाद थोड़ी ही देर में आदर्श भी सो गया। सूरज पूरी तरह से डूब चुका था और बाहर काले बादल छाने लगे थे। ड्राइवर ने आईने में आदर्श और नूरा को देखा तो वो दोनों शांति से सो रहे थे। तभी ड्राइवर का चेहरा आईने में दिखा तो वो बिल्कुल आदर्श की तरह दिखाई दे रहा था। बाहर अचानक से बारिश शुरू हो गई। गाड़ी अपनी रफ्तार में आगे बढ़ रही थी। धीरे धीरे बारिश जोर पकड़ने लगी। बिजली का कड़कना भी शुरू हो चुका था। एक बहुत तेज बिजली की आवाज सुनकर आदर्श की नींद खुल गई और वो बाहर देखने लगा। ड्राइवर, हम कहाँ पहुंचे हैं? जंगल के रास्ते पर है सर। जंगली जानवरों का ध्यान रखना, रात को वो रास्ते पर घूमते रहते हैं, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी सर। अच्छा है, मतलब जंगल पार करते ही हम 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, और पहुंचकर नूरा का ध्यान रखना होगा। बुखार सा लग रहा है, पर ये कमबख्त बारिश को भी अभी आना था। अरे सुनो, ये बारिश कब शुरू हुई? 1 घंटे पहले। ठीक है, बारिश का मौसम नहीं है, फिर भी इतनी जोरदार बारिश हो रही है।
तुम संभाल कर चलाना। इतना कहकर वो सोने जा रहा था कि तभी उसकी नजर हेडलाइट पर पड़ी और वो डर से कांपने लगा। लाइट में उसे वो बारिश की बूंदें लाल नजर आ रही थी। अरे, ये तो वही खूनी बारिश है जो मैंने बचपन में देखी थी। लेकिन ये यहाँ कैसे? गाड़ी रोको। अरे, ये कहाँ ले आए हो तुम? आदर्श ने बाहर झांक कर देखा तो उसे कुछ अजीब और अनजान सा महसूस हुआ। ये वो जंगल नहीं है जहां से हम जाने वाले थे। ये कोई और जंगल है। हमें यहाँ नहीं आना था। जल्दी से गाड़ी को वापस घुमाओ, वरना सब मारे जाएंगे। इतने में नूरा सोते हुए कहने लगी, सब नहीं, सिर्फ तुम मरोगे। नूरा की आवाज में एक भारीपना था जो एक औरत का नहीं लग रहा था। आदर्श नूरा के मुंह से ये सब सुनकर चौंक गया। नूरा ने आंखें खोली और धीरे धीरे उसका चेहरा और शरीर बदलने लगा। आदर्श बहुत डरा हुआ था। नूरा का चेहरा पूरी तरह बदला हुआ देख आदर्श सोच में पड़ गया। कौन हो तुम? ठीक से याद करो मेरे दोस्त, दिमाग पर जोर डालो। क्या तुम्हें याद नहीं? ये चेहरा कहीं देखा हुआ है, मगर कहाँ देखा है ये याद नहीं आ रहा मुझे। शायद डर की वजह से तुम्हें याद नहीं आ रहा। ठीक से देखो मेरे चेहरे को। फिर उसे अचानक याद आया कि ये तो उसका बचपन का दोस्त नितिन का चेहरा है, जो खूनी बारिश का शिकार हो गया था। अब उसका शरीर बिना खून का सूखा हुआ लग रहा था। तुम यहाँ कैसे? मेरी नूरा कहाँ है? आदर्श बुरी तरह से डर गया और गाड़ी का दरवाजा खोलने लगा, पर वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। ड्राइवर, यहाँ से वापस चलो। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा तो आदर्श के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि वो वही खूनी दरिंदा भेड़िए की शक्ल वाला आदमी था जिसे उसने बचपन में देखा था गांव के अंदर। उस वक्त तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि तुम्हारे शरीर में ज्यादा खून नहीं था, पर अब तुमसे बहुत खून मिल सकता है। शैतान आदर्श को धोखे से उसी गांव में लेकर आया था जहां से आदर्श बचपन में भागा था। तुम मुझे जान से मार दो, लेकिन मैं इस खूनी बारिश में बाहर नहीं जाऊंगा। कोई बात नहीं, अगर तुम बाहर नहीं जाओगे तो बारिश अंदर आएगी। मतलब? इसका मतलब तुम्हें अभी पता चल जाएगा। शैतान ने हाथ से गाड़ी की छत को उखाड़ दिया और बाहर फेंक दिया। छत के उखड़ते ही बारिश का खून आदर्श के शरीर पर गिरने लगा। आदर्श जोर जोर से चीखने लगा, पर उस सुनसान सड़क पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। धीरे धीरे आदर्श का शरीर सिकुड़ने लगा और बारिश का जोर भी बढ़ने लगा था। कुछ ही देर में आदर्श का शरीर एक मांस चढ़े कंकाल की तरह दिखने लगा और वैसे में ही उसकी मौत हो गई। वो शैतान और नितिन गाड़ी से नीचे उतरे और आदर्श के शरीर को भी गाड़ी से नीचे उतारा। शैतान आदर्श को खींचकर रास्ते के बगल वाले जंगल में ले गया और नितिन भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। पहले इस गांव में साल के 6 महीने खूनी बारिश होती थी, लेकिन अब तक हत्याएं इतनी हो चुकी थी कि अब पूरे साल भर इस खूनी बारिश का कहर उस गांव को सहना पड़ता था। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में एक नदी थी जिसके किनारे
मंजीनाथ नाम का आदमी अपनी बीवी सुल्लू के साथ रहता था। वो दोनों बहुत ही गरीब थे, इसलिए दूसरों के खेत में जाकर काम करके पैसे कमाते थे। एक दिन ऐसे ही वो दोनों काम पर जाने के लिए निकले तो जाते जाते सुल्लू की नजर नदी में पड़ी। नदी के किनारे एक छोटा सा पेड़ था और उसके डाली में कुछ फंसा हुआ था। सुनो जी, वो नदी में क्या बहता हुआ आया है? डाली में अटक गया है शायद। वो उस चीज के पास जाने लगे। जैसे जैसे वो पास जा रहे थे, उन्हें एक बदबू आने लगी थी। अरे ये बदबू कहाँ से आ रही है? शायद उसी चीज से आ रही है। लोग भी ना कुछ भी फेंक देते हैं नदी में। दोनों उस चीज के पास चले गए। उस चीज से बहुत बदबू आ रही थी। मंजीनाथ ने उस चीज को बाहर निकाला तो वो दोनों उसे देखकर डर गए, क्योंकि वो और कुछ नहीं, एक सड़ी हुई लाश थी जो नदी में बहती हुई यहां तक आ गई थी। अब हम क्या करें? ये तो लाश है। हे भगवान! हमें जल्दी से पुलिस को बुलाना चाहिए। थोड़ी ही देर में वहां एक पुलिस इंस्पेक्टर आ गया। उन दोनों ने इंस्पेक्टर को वो लाश दिखाई। इस लाश के बारे में तुमने किसी को बताया तो नहीं? नहीं साहब, किसी को नहीं बताया। बताना भी मत। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस नदी से अब रोज लाशें बहती हुई आएंगी। तुम्हें एक काम करना होगा। सुबह से जितनी भी लाशें बहती हुई आएंगी, तुम उन्हें बाहर निकालोगे और शाम को मुझे सौंप दोगे। इंस्पेक्टर की बातें सुनकर मंजीनाथ और सुल्लू डर गए। पर साहब, रोज लाशें क्यों आएंगी? वो तुम मत सोचो। बस जितना कहा जाए उतना ही करो, क्योंकि इस काम के तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। बोलो, करोगे? पैसों की बात सुनकर मंजीनाथ और सुल्लू सोच में पड़ गए, पर आखिरकार उन्होंने ये काम करने का तय किया। उस दिन से नदी में बहुत सी लाशें बहती हुई आती थी और फिर मंजीनाथ और सुल्लू मिलकर उन्हें बाहर निकालते और इंस्पेक्टर को दे देते। इंस्पेक्टर भी उन्हें दिन के पैसे देकर उन लाशों को ले जाता। नदी में आने वाली लाशें बेहद बदबूदार रहती थी। एक बार मंजीनाथ और सुल्लू एक लाश को नदी से बाहर निकाल रहे थे, तभी उसकी बदबू से सुल्लू को चक्कर आने लगे और वो नीचे गिर गई। मंजीनाथ उसे उठाकर घर में ले गया। तुम यहीं आराम करो, बाकी की लाशें मैं निकालता हूं। सुल्लू को सुलाकर वो बाकी की लाशें निकालने के लिए नदी के पास चला गया। मंजीनाथ जब घर आया तो सुल्लू अब भी सो रही थी। उसने सुल्लू को जगाया। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम्हारी तबीयत बहुत बिगड़ गई है। नहीं, आप यहीं रुकिए, मैं अकेली चली जाऊंगी। अगर और लाशें आई तो कोई तो यहाँ होना चाहिए ना। मैं जाती हूँ। हमारे गांव में डॉक्टर नहीं है। तुम्हें पुल पार करके दूसरे गांव जाना होगा। रास्ता लंबा है। कुछ नहीं होता, मैं चली जाऊंगी। अगले दिन सुल्लू डॉक्टर के पास चली गई और मंजीनाथ नदी पर लाशें इकट्ठा करने लगा। कुछ देर बाद वहां इंस्पेक्टर आ गया। साहब, आज बहुत जल्दी आ गए। हाँ, बस ऐसे ही। कितनी लाशें निकाली? सुबह से 3 निकाली है। अच्छा, ठीक है। इतने में इंस्पेक्टर का ध्यान नदी में गया। उसे एक लाश आती हुई दिखी। अरे वो देखो, और एक लाश। जाओ निकालो। मंजीनाथ नदी में गया और उस लाश को घसीटता हुआ बाहर ले आया। उसने उस लाश को पुलिस वाले के सामने रख दिया।
लाश से बहुत बदबू आ रही थी। इंस्पेक्टर ने पैर से उस लाश को सीधा किया और चेहरा देखने लगा। मंजीनाथ ने उस लाश का चेहरा देखा तो बुरी तरह से डर गया, क्योंकि वो लाश उसकी बीवी सुल्लू की थी। वो वहीं पर रोने लगा। अरे सुल्लू, यहाँ कैसे आ गई? क्या हुआ इसे साहब, क्या हुआ? तुम्हारी बीवी कहाँ गई थी? साहब, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए वो डॉक्टर के पास गई थी, पर पता नहीं है यहाँ कैसे पहुंच गई। इंस्पेक्टर मंजीनाथ पर चिल्लाने लगा। तुमने उसे अकेले क्यों भेजा, और वो भी दूसरे गांव? अरे मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन इसे हुआ क्या है? आपको पता है? मुझे बताइए। इंस्पेक्टर अब उस नदी की असलियत बताने लगा। ये सब इस नदी की वजह से हो रहा है। कुछ दिन पहले गांव में नदी पर जो पुल है, उस पर बहुत भीड़ थी। बहुत से लोग आ जा रहे थे, पर अचानक वो पुल हिलने लगा और बीच में से टूटने लगा। लोगों ने भागना शुरू किया। लगभग सभी लोग पुल से उतर गए, पर एक आदमी का पैर पुल में फंस गया और वो पुल पर ही फंसा रहा। लोगों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, पर उस पुल पर जाने से सब डरते थे। अचानक उस नदी में एक ऊंची लहर उठी और उस आदमी को वो नदी ले गई। आदमी के नदी में गिर जाने के बाद वो पुल फिर से जुड़ गया। वो आदमी नदी में डूब गया और थोड़ी देर बाद उसका सारा खून नदी में बहने लगा। मतलब ये नदी इंसानों को अपने अंदर खींचती है? हाँ, उस पुल से जाने वाले हर इंसान को ये खींच लेती है। और तुम्हें जो पहली लाश मिली थी, वो उसी आदमी की थी। ये कैसे हो सकता है? उस आदमी के शरीर पर तो कोई चोट के निशान नहीं थे। हाँ तो, पर आपने कहा कि उसका सारा खून नदी में बहने लगा था, जबकि उसका शरीर बिल्कुल ठीक था, बस सड़ चुका था। ये नदी का एक और भयानक सच है। मतलब? अभी दिखाता हूँ। इंस्पेक्टर ने अपने पास रखा हुआ चाकू निकाला और मरी हुई सुल्लू के शरीर में घुसा दिया। अरे ये आपने क्या किया? जैसे ही इंस्पेक्टर ने चाकू घुसाया, सुल्लू के शरीर से खून की बजाय नदी का पानी बहने लगा और धीरे धीरे उसका शरीर सिकुड़ने लगा। सुल्लू को देखकर मंजीनाथ और जोर से रोने लगा। अरे ये सब क्या है इंस्पेक्टर साहब? ये नदी सिर्फ इंसानों को खींचती नहीं, बल्कि उनका सारा खून बाहर निकालकर उसके अंदर अपना पानी भर देती है, जिसके कारण शरीर सड़ जाता है। और इसलिए तुमसे ले जाने के बाद हम इन लाशों में से ऐसे ही पानी निकालते हैं और उन्हें जला देते हैं। इंस्पेक्टर सुल्लू के साथ बाकी की लाशें भी अपने साथ ले गया और उन्हें जला दिया। मंजीनाथ इंस्पेक्टर के कहने पर चुपचाप वो काम करता रहा। शहर से दूर हरे भरे जंगलों और ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा एक छोटा सा गांव है, रामपुर, जहां गांव का मुखिया राम सिंह अपने 2 बेटों जय और विजय के साथ हंसी खुशी रहता है। लेकिन राम सिंह को अचानक बीमारियों ने घेर लिया। भाई विजय, पिताजी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब होती जा रही है। तुम जल्दी से जाओ और डॉक्टरनी जी को बुला लाओ। मैं पिताजी के साथ ही रहता हूँ। ठीक है जय, मैं यूं गया और यूं आया। डॉक्टरनी जी, डॉक्टरनी जी, डॉक्टरनी जी। अरे 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 विजय, थोड़ा सांस तो ले लो। क्या हुआ? पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टरनी जी,
अब जल्दी चलिए मेरे साथ, कहीं देर ना हो जाए। ओह गॉड, ऐसी बात है, बहुत समय पर आए हो तुम। थोड़ा भी लेट हो जाता ना तो मैं दूसरे गांव जा चुकी होती। अब चलो जल्दी। कितना समय बचा है मेरे पास बिटिया? अरे क्या मुखिया जी, ऐसी बातें बोलकर क्यों अपने बच्चों को डरा रहे हैं? क्यों बूढ़े से मजाक कर रही हो बिटिया? जाना तो जीवन का सबसे बड़ा सच है, इससे क्या बचना। कुछ नहीं हुआ आपको, मामूली सी सर्दी खांसी है बस। बड़ा सच हो या छोटा, अभी तो बरसों जीना है तो जीना है बस। विजय, तुम ये 2 दवा ले आओ। एक डोज अभी दे देना सोने से पहले, दूसरा कल सुबह और तीसरा कल शाम को। वैसे फर्क तो पहले डोज में ही दिख जाएगा। डॉक्टरनी जी, सब ठीक हो जाएगा ना? अरे ये हो क्या गया है आप सबको? इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? भाई सच में इन्हें मामूली सर्दी खांसी है, विश्वास करो भाई, सब ठीक है। अब और कोई बात नहीं होगी, मैं चलती हूँ। डॉक्टरनी जी, मौसम बहुत खराब हो गया है, ऐसे में आपका जाना सही नहीं होगा। मेरी मानिए, बारिश थमने तक आप यहीं रुक जाइए। जय, डॉक्टरनी जी को गेस्ट हाउस में ले जाओ। अरे लेकिन ऐसे कैसे? डॉक्टरनी जी, हमें कोई परेशानी नहीं होगी, इसे अपना ही घर समझिए। आइए मेरे साथ। तुम डॉक्टरनी जी को इनका कमरा दिखाओ, तब तक मैं दवा ले आता हूँ। ये लोग बहुत ही भोले हैं, मगर ये नहीं जानते कि मुझे यहाँ रोक कर ये लोग अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। अपने माथे पर परेशानी की कई लकीरें लिए डॉक्टरनी जय के पीछे पीछे गेस्ट हाउस में चली गई। वहीं विजय मेडिकल स्टोर से डॉक्टरनी की लिखी दवाई ले आया और उसने बताई गई डोज मुखिया जी को खिला दी। इसके बाद उस खराब मौसम वाली रात सभी लोग चादर तानकर सो गए, लेकिन रात के 12 बजते ही अचानक मुखिया जी की नींद खुल गई। डॉक्टरनी जी सही कहा था, दवा की एक ही खुराक ने मुझे अच्छा भला कर दिया है। शरीर टूटना भी बंद हो गया। थोड़ा पानी पी लेता हूं। अरे ये आवाज कैसी? जय, विजय, अरे कमबख्त तो उठो, जल्दी उठो। क्या हुआ पिताजी? लगता है कोई जंगली जानवर गेस्ट हाउस में आ गया है। कहीं वो डॉक्टर की जान खतरे में ना पड़ जाए। हमें उन्हें बचाना होगा। अरे बाप रे, जल्दी चलो। राम सिंह जय विजय के साथ गेस्ट रूम पहुंचते हैं तो डॉक्टर रूपवती उन्हें दीवार की ओर मुंह करके खड़ी नजर आती है। उन्हें डॉक्टरनी का मुंह हिलता हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ खा रही है। तभी विजय डरते हुए कहता है, पिताजी, मुझे डर लग रहा है। मैं तो कहता हूं हम वापस चलते हैं। चुप कर डरपोक की औलाद। ऊपर वाले ने हाथी जैसा शरीर दिया है, फिर भी तुझे डर लग रहा है। डॉक्टरनी बिटिया, आप ठीक तो है ना? डॉक्टर बिटिया। ओ मेरी माँ, ये क्या है? मैं जो भी हूँ, मुझे भूख लगी है। आओ मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारा दिल खाकर अपनी भूख मिटानी है। आओ मेरे पास आओ।
अरे लंपटो, देख क्या रहे हो? बाहर निकलो, दरवाजा बंद करो, वरना ये मार डालेगी हमें। हाँ 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 हाँ, चलो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। अरे कमबख्तो, ये डॉक्टर की जगह किसे ले आए तुम घर में? पिताजी, मैंने तो जान बचाने वाली डॉक्टर को ही बुलाया था, पर मुझे क्या पता था कि ये जान लेने वाली चुड़ैल निकलेगी। पिताजी, मुझे अब सचमुच में डर लग रहा है। अब हम क्या करेंगे? जो भी हो, हमें हिम्मत से काम लेना होगा बेटा। पिताजी, डॉक्टर मैडम के साथ कोई तगड़ा ही कांड हुआ पड़ा है। मैं तांत्रिक बाबा को बुलाकर लाता हूँ। तब तक आप लोग इस चुड़ैल को बाहर निकलने मत दीजिएगा। अपनी बात बोलकर जय तुरंत तांत्रिक बाबा को बुलाने के लिए चला गया। उसके जाते ही गेस्ट रूम का दरवाजा चुड़ैल को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाया। मेरी पकड़ में जो एक बार आ गया वो बच नहीं सकता मुखिया। भागो, कहाँ तक भागोगे? जहाँ तक भागोगे मैं भी वहीं तक आऊंगी। कहाँ जाओगे बच के? अब मैं तुम दोनों को मार कर तुम दोनों का दिल खा जाऊंगी। विजय! चुड़ैल विजय को पकड़कर मारने के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन वो उसे पकड़ती उससे पहले उसके सर पर कोई मोटा डंडा मारता है, पर चुड़ैल को कुछ असर नहीं होता है। रुक जा चुड़ैल! क्या बात है, एक और शिकार! आज तो मेरी लॉटरी लग गई। मेरे भाई से दूर हट जा चुड़ैल, तेरा अंत आ चुका है। नहीं नहीं, बचाओ बचाओ बचाओ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझसे डरने के बजाय आपने मुझसे लड़कर मेरे अंदर की चुड़ैल को हरा दिया। लेकिन डॉक्टरनी बिटिया, तुम चुड़ैल बनी कैसे? आज से 10 दिन पहले शाम को मैं कार से अपने घर लौट रही थी। तभी एक बरगद के पेड़ के नीचे मेरी कार खराब हो गई और उसी पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी। उसने मुझे अपने वश में कर लिया। तब से रोज रात 12 बजे ही मैं चुड़ैल बनकर लोगों का दिल खा रही थी। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है जो आप लोगों ने मुझे चुड़ैल से मुक्ति दिला दी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह एक चुड़ैल के हाथों से डॉक्टर बच गई और उसके साथ साथ ही मुखिया और उसके बेटे भी मरने से बच गए। लेकिन सबकी किस्मत ऐसी नहीं होती। जिंदगी की एक बात आप सभी गांठ बांध लो, अपनी सुरक्षा की खातिर आप कभी भी किसी भी अजनबी पर भरोसा मत करना, वरना मौत ठीक वैसे ही तुम्हें दबोच लेगी जैसे उसने विकी और विनी को दबोचा था। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
कसम से विनी, मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे तुम जैसी सुंदर विचारों वाली साथी मिली है। मिस्टर मजनू, सामने देखिए, आशिकी के चक्कर में एक्सीडेंट मत कर बैठना। अरे अरे, ये क्या था? पता नहीं विकी, ऐसा लगा जैसे प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बचा लो प्लीज। अरे कौन हो तुम? मेरा नाम रंजन है। मैं यहाँ से जा रहा था कि अचानक मेरी कार का डीजल खत्म हो गया। तभी एक तुम अंदर आओ। पागल हो गए हो विकी? इतनी रात में कोई अनजान आदमी हमारी गाड़ी के सामने आता है और तुम उसे अंदर बिठा रहे हो। देखो, कुछ गलत हो गया तो। विन्नी, उसकी हालत देख यार, उसे हमारी जरूरत है। प्लीज बचा लो मुझे, मैं मर जाऊंगा, बचा लो मुझे। विकी, गाड़ी चलाओ। अरे विन्नी तुम। विकी, मैंने कहा ना, गाड़ी चलाओ। ओके ओके, काम डाउन, कूल डाउन। विन्नी की बात मानकर विक्की ने कार आगे बढ़ा ली, लेकिन कार के आगे बढ़ते ही विन्नी को अपने फैसले पर शक हो उठा। वो ये सोचकर दुविधा में पड़ गई कि कहीं ये सचमुच में एक जरूरतमंद इंसान तो नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो क्या किसी जरूरतमंद इंसान को यूं रास्ते में घायल अवस्था में छोड़कर ऐसे ही चले जाना सही है? यही सब सोचते हुए उसने बैक व्यू मिरर से रंजन की ओर देखा। प्लीज बचा लो मुझे। विकी, गाड़ी रोको। आर यू श्योर? विकी, उसे हॉस्पिटल छोड़ के हम निकल जाएंगे। थैंक गॉड आप लोग वापस आ गए। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बाय द वे रंजन, मेरा नाम विकी है और ये विनी। हाय, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मैं एक बिजनेस डील के लिए जा रहा था, लेकिन इस सड़क पर आते ही मेरी कार अचानक झटके लेने लगी। झटके? इस प्लेन सड़क पर झटके? बिल्कुल, यही बात मैंने भी सोची थी। इसीलिए टायरों की हवा चेक करने के लिए मैं कार से उतरा, और जैसे उतरा ही था कि मैं हैरान रह गया। हैरान किस लिए? वहाँ प्लेन नहीं, कच्ची सड़क थी जहाँ हजारों गड्ढे थे। ये क्या बकवास है? मेरा भी रिएक्शन आपके जैसा ही था विनी। इसीलिए मैं डर के मारे टायरों की हवा चेक किए बिना ही तुरंत कार में बैठ गया। कार स्टार्ट की, लेकिन कार स्टार्ट हो ही नहीं रही थी। डर के मारे मेरे पसीने छूटने लगे। तभी मेरी नजर फ्यूल मीटर पर गई तो मैंने पाया कार में डीजल ही नहीं है, जबकि मैंने चलने से पहले ही फुल टैंक करवाया था। लेकिन अब कार में एक भी बूंद डीजल नहीं था। और तभी अरे ये बदबू कैसी? मैं अभी उस चुड़ैल को देखकर हैरान ही था कि वो उछलकर मेरे सामने आ गई, और मैं जैसे तैसे उससे अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगा। लेकिन वो चुड़ैल एक काला साया बनकर मेरे सामने आ गई। मेरी ये हालत उसी चुड़ैल ने की है। मैं भाग तो रहा था, लेकिन उस चुड़ैल ने मुझे जाने नहीं दिया। वो काला साया बनकर फिर से मेरे सामने आ खड़ी हुई। इस बार मैं जोर से चीखा। फिर क्या हुआ? रंजन? ये रंजन? विकी, ये रंजन कहाँ गया? वो यहाँ नहीं है। क्या? ओह गॉड, ये कहाँ गया? विकी, मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ कुछ बहुत बड़ा गलत है। यहाँ से भागो विकी, निकलो यहाँ से, चलो। ना चाहते हुए भी विन्नी ने विक्की के खातिर इंसानियत का फर्ज निभाने के लिए एक अनजान व्यक्ति की हेल्प करने की कोशिश की थी। लेकिन चलती कार से रंजन के यूं गायब हो जाने से विन्नी और विक्की दोनों सकते में थे। विकी, कोई आदमी चलती गाड़ी से कैसे गायब हो सकता है यार? ये जरूर कोई भूत प्रेत का चक्कर है विनी, आज बुरे फंसे हैं। विकी, जितनी तेज चला सकते हो चलाओ, चलो जल्दी।
हमें यहाँ से जितनी जल्दी हो सके दूर चले जाना चाहिए। ओह गॉड, ये सड़क तो सच में कच्ची है विनी। मतलब रंजन सही बोल रहा था, ये सड़क प्लेन नहीं कच्ची है। पर ये गायब कहाँ हो गया? हे भगवान, बचा ले हमें। क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो विकी? देखो मुझे बहुत डर लग रहा है। विन्नी, हमारी गाड़ी का भी डीजल खत्म हो गया, जैसे रंजन का हुआ था। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हमने तो अभी फुल टैंक करवाया था ना। ये बदबू कैसी है? ये तो डीजल की स्मेल है। सॉरी, मैंने ही तुम्हारा डीजल चुराया है। मुझे डीजल पीना बहुत अच्छा लगता है। कोई प्यार से मांगने पर नहीं देता, इसलिए मैं डीजल चुरा लेती हूँ। पर तुम हो कौन? मैं हूँ डीजल चोर चुड़ैल, जो कुछ देर पहले रंजन थी। और तुम्हें पता है डीजल पीने के बाद मेरा मन क्या पीने को करता है? ताजा गरम गरम इंसानी खून। विन्नी, भागो! डीजल चोर चुड़ैल से बचना कठिन नहीं, नामुमकिन है। विकी, वो देखो मंदिर। मैंने सुना है भूत प्रेत मंदिर में नहीं घुसते। हम वहीं चलते हैं, चलो। मैंने कहा था ना, डीजल पीने के बाद मुझे खून पीना पसंद है। उसे पिलाए बिना तुम निष्ठुर लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। विन्नी, मंदिर में जाओ। हनुमान जी का सिंदूर उठाकर चुड़ैल पर डाल दो। अब मैं तेरा सिर खाने वाली हूँ। थैंक यू फॉर सेविंग मी। ये विकी और विनी का प्रेम और उनकी नेक नीयत थी, जिसके चलते वो दोनों एक खूनी डीजल चोर चुड़ैल के हाथों से बच गए। लेकिन अगर आपको बचे रहना है तो आपको अजनबी रास्तों पर मिलने वाले अजनबी लोगों से दूर रहना सीखना होगा, वरना आपकी जान कभी भी जा सकती है। अरे यार साहिल, मैं परसों अपने नेटिव प्लेस जा रहा हूँ और परसों ही तेरा बर्थडे है। तू कहना क्या चाहता है? यही कि तू मुझे कल ही पार्टी दे दे। ठीक है, तो मेरा बर्थडे गिफ्ट भी तू कल ही दे दे। अरे पहले पार्टी तो दे, गिफ्ट भी मिल जाएगा तुझे। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, तुझसे क्या गिफ्ट लूंगा। पर हाँ, पार्टी मैं जरूर दूंगा, लेकिन कल नहीं, आज। तो फिर मैं कैब बुक कर लेती हूँ। चलते हैं हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट तंदूरी जायका वायका में। बस 2 मिनट में कैब आ रही है। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों ने तो प्यार कर लिया,
पर अब शादी कब कर रहे हो बोलो? बस एक बार हम दोनों के घर वाले मान जाएं, फिर शादी वादी धूमधाम से होगी। क्यों ऋचा? राइट। लेकिन यार मेरे मन में ना एक कंफ्यूजन है जिसे तुम दोनों ही दूर कर सकते हो। यही कि जब तुम दोनों के बच्चे होंगे तो वो मुझे चाचा कहेंगे या मामा। यार ये तो सचमुच बहुत कंफ्यूजन वाला सवाल है, क्योंकि तू तो हम दोनों का बेस्ट फ्रेंड है। साहब, अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं। ओके, कर दो। साहब, बेबी होने के बाद उसे महीने में 15 दिन चाचा बोलने के लिए कहिए और बाकी 15 दिन मामा बोलने के लिए। भाई वाह, बहुत अच्छा आइडिया दिया है तूने। अब गाड़ी पर भी ध्यान दे दे भाई, बात करने के चक्कर में कहीं ठोक मत देना। जी सर। अरे नहीं, ये तो मर गया। मेरा गला सूख रहा है। अरे वो देखो, उधर एक घर है, वहां चलते हैं हम। माँ, पानी मिलेगा क्या? क्या अभी तुम्हारा ही एक्सीडेंट हुआ था बच्चों? जी माँ जी। ठीक है, रुको, मैं पानी लाती हूँ। ये लो बच्चों। थैंक यू माँ जी। बच्चों, जिस एक्सीडेंट में तुम तीनों बच गए हो, उसमें तुम तीनों की मौत लिखी थी। वो फिर आएगा, तुम्हें छोड़ेगा नहीं। कौन कौन नहीं छोड़ेगा? वही जो तुम्हारे पीछे खड़ा है, काल। माँ जी, आपको तो कुछ दिखता नहीं है, फिर आपने कैसे कहा कि कोई हमारे पीछे खड़ा है? जो किसी को नहीं दिखता वो मुझे दिखता है। बस सावधान रहना। बड़ी अजीब लेडी है यार ये, डरा कर चली गई। ए सुन, तू पुलिस को फोन कर। हेलो पुलिस। हाँ विनय बोल। कैसा यार तू? क्या बताऊं यार, 7 दिन हो गए एक्सीडेंट को, लेकिन पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। मेरा भी यही हाल है यार। ऋचा कैसी है? ठीक है। अच्छा सुन, तुझे क्या लगता है वो अंधी माँ जी सच कह रही थी क्या? तू भी ना यार, आज के जमाने में भी ऐसी बातों पर विश्वास करता है तू? उस बुढ़िया की बात दिमाग से निकाल और चिल कर। हमारी उम्र बहुत लंबी है। अच्छा चल, मैं बाद में बात करता हूँ। बाय। ऋचा, तुम कहाँ हो? कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ तुम्हारा। तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? ऋचा, साहिल,
साहिल अब इस दुनिया में नहीं रहा। What? Oh my God! कब कब कैसे? वो अपने गार्डन में था और अचानक गार्डनिंग फोक उसकी चेस्ट में घुस गया और वो वहीं पर। Oh God! रिचा, हम भी नहीं बचेंगे, हम दोनों भी मर जाएंगे। उस बूढ़ी माँ जी की बात सच होती हुई लग रही है मुझे। हम भी मरने वाले हैं। विनय, विनय डोंट क्राई, रो मत, कुछ नहीं होगा हमें। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। साहिल ने भी ऐसे ही कहा था, पर वो मर गया ना। विनय, मैं बोल रही हूँ ना, कुछ नहीं होगा हमें। आह! रिचा, रिचा क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? रिचा, रिचा मैं आ रहा हूँ, अभी के अभी आ रहा हूँ। काल से आज तक कोई नहीं बच पाया और ना ही कोई बचेगा।